आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सन 2020 का तीसरा सेट। मेरे यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय मां अहिल्या, जय मां सरस्वती। आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। निर्देश है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? विकल्प नंबर 1 1914, विकल्प नंबर 2 1915, विकल्प नंबर 3 1918, विकल्प नंबर 4 1919। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी 9 जनवरी सन 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? पहला विकल्प है जुसेपे गैरिबाल्डी, दूसरा विकल्प है ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है नेपोलियन, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी का एकीकरण विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क ने की थी। तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? विकल्प नंबर 1 जर्मनी, विकल्प नंबर 2 इटली, विकल्प नंबर 3 फ्रांस, विकल्प नंबर 4 इंग्लैंड। तो जो नेपोलियन था ये फ्रांस देश से संबंधित है। विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? विकल्प नंबर 1 नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, विकल्प नंबर 2 यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, विकल्प नंबर 3 नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, विकल्प नंबर 4 इनमें से सभी। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि नमक तैयार करने पर सरकार का अधिकार एक एकाधिकार था। प्रश्न नंबर पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? पहला विकल्प है मणिपुर, दूसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, चौथा विकल्प है दिल्ली। विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ये सेम प्रश्न पीछे 2022 के सेट में पूछा हुआ था। छठवां प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई? विकल्प नंबर 1 सन 2005 में, विकल्प नंबर 2 सन 2006 में, विकल्प नंबर 3 सन 2008 में, विकल्प नंबर 4 सन 2015 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना सन 2006 में हुई थी। विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। फिर आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने जर्मनी को एकीकृत करने का कार्य किया था। फिर अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। तो लोकतंत्र के लिए तो लोकतंत्र आप समझ सकते हैं क्या? लोकतंत्र जनता का शासन होता है, इसमें जनता सरकार का चुनाव करती है। सांप्रदायिकता समाज में विभाजन उत्पन्न करती है, इसमें बहुत जैसे समाज में दूसरे जैसे होते हैं ना, गांव में जिसे बोलते हैं कि दर दर भड़काने वाले जो लोग होते हैं, ये सांप्रदायिकता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, यह कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न कर देती है। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? उनमें से किन्हीं 2 दलों
किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो भारत में राजनीतिक दलों की संख्या वर्तमान समय में 6 है। इसमें मुख्य है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल सन 1980 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुई थी। एक उत्तर प्रदेश की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, ये भी एक राष्ट्रीय दल है। फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न, मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मुद्रण क्रांति छापे खाना है, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। इससे छापे खाने से नोट, किताबें, ये सभी की छपाई की जाती है। इससे फ्रांस की क्रांति में जो राजा का शासन होता था उसका अंत कर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है अथवा में 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे, इनका उल्लेख कीजिए। फिर आया प्रश्न 11 नंबर, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो नेपाल में सन 2006 में लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। फिर अगला प्रश्न है अथवा में दबाव समूह और राजनीतिक दलों में दो अंतर बताइए। तो दबाव जैसे जो होते हैं ना, दबाव जो दबंग लोग होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, दबाव समूह। और जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक दल के होते हैं, उसमें नेता अनेक प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण लिखिए। तो भारत में राज्य और केंद्रों का एक संघ है, जिसका उल्लेख भाग 1 में किया गया है। इसके 4 लक्षण निम्न हैं, जैसे केंद्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और कार्यपालिका का मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, और राज्य में प्रथम नागरिक राज्यपाल होते हैं और कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए। इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। अथवा में है तो आप लोग इसको अपने से भी लिख सकते हैं अपने भाषा में। फिर आया महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो महामंदी की शुरुआत सन 1929 से लेकर सन 1939 तक थे। इसके कारण अनेक प्रकार के अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी गिरावट आई, और जो हमारा देश विकसित हो रहा था उसमें भी गिरावट आई। जैसे सन 2020 में कोरोना काल हो गया था, उसमें भी अनेक प्रकार की गिरावटें महसूस की गई। फिर आता है अथवा में कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। सुनिए वाला प्रश्न, भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सन 1857 ईस्वी के बाद हुए थे। सन 1857 ईस्वी के बाद, जो सन 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसके कारण अनेक प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए। कच्चे मालों का प्रयोग करके उससे अनेक प्रकार के निर्मित वस्तुएं बनाई गई। फिर आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न, वह स्थान जहां महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ
किया? साबरमती तो आश्रम। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये यहाँ है ना, गांधीनगर, फिर साबरमती आश्रम, फिर इसके नीचे अहमदाबाद। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां सन 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये लगभग हमको लग रहा है पूरे साल में पूछ रहा है। तो मद्रास में हुआ था। मद्रास का वर्तमान नाम है चेन्नई। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर सन 1920 में अधिवेशन हुआ। तो सन 1920 ईस्वी में 2 अधिवेशन हुआ था, एक सितंबर में, एक दिसंबर में। तो जो सितंबर में हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, और जो सितंबर में हुआ था वो नागपुर में हुआ था। तो सितंबर वाला पूछा है तो कोलकाता में कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम भी कहां स्वीकार किया गया था? कोलकाता में। फिर अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी बार बार पूछ रहा है, तो आप लोग तैयार रहिए कि 2023 में भी आएगा। तो पूछा है प्रश्न, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटे। तो जलियांवाला बाग की घटना जो घटी है अमृतसर, अमृतसर पंजाब। फिर आता है खंड ख। खंड ख है बहुविकल्पीय प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं? पहला विकल्प है मुंबई नागपुर, दूसरा विकल्प है सिलचर से पोरबंदर, तीसरा विकल्प है मुंबई से कोलकाता, चौथा विकल्प है नागपुर से हैदराबाद। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, सिलचर से पोरबंदर। सिलचर एक स्थान है जो भारत में ही पड़ता है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाए गए? तो जो गांवों में नरेगा के नाम से जाना जाता है, तो इसकी शुरुआत, इस एक्ट जो बना था सन 2005 ईस्वी में एक्ट बनकर तैयार हुआ था। और इसके जो जब लागू कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा लागू हुआ था, और इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर सन 2009 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया। तो इसमें विकल्प के अनुसार देखिए आप, विकल्प नंबर 1 सन 2008, विकल्प नंबर 2 सन 2010, विकल्प नंबर 3 2005, विकल्प नंबर 4 2000। तो हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, सन 2005। फिर आता है 17 नंबर प्रश्न, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल परियोजना भी आप लोग पढ़े होंगे। विकल्प नंबर 1 है महानदी, विकल्प नंबर 2 है चिनाब, विकल्प नंबर 3 सतलुज नदी, विकल्प नंबर 4 कृष्णा नदी। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सलाल बांध परियोजना जो चिनाब नदी पर बंधा है, चिनाब नदी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? विकल्प नंबर 1 उत्तराखंड, विकल्प नंबर 2 तमिलनाडु, विकल्प नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, विकल्प नंबर 4 राजस्थान। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु में है। और ये प्रश्न अगला जो आने वाला है आप लोग को बहुत बार बताया जा चुका है। प्रश्न नंबर 19 है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? विकल्प नंबर 1 है असम, विकल्प नंबर 2 है उड़ीसा, विकल्प नंबर 3 है पश्चिम बंगाल, विकल्प नंबर 4 है मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा भी है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का निर्यातक भारत नहीं है? दूसरे को मतलब नहीं देता। निर्यातक। हाँ निर्यातक देखो,
का काफी, विकल्प नंबर 1 काफी, विकल्प नंबर 2 उर्वरक, विकल्प नंबर 3 तंबाकू, विकल्प नंबर 4 चाय। तो उर्वरक जो है इसको भारत दूसरे देश से लेता है, बल्कि देता नहीं है। उर्वरक में पेट्रोलियम ये सब आते हैं। फिर आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, संसाधन से है संबंधित। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये आप लोग संसाधन में पढ़े होंगे, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे स्वामित्व के आधार पहला हो जाएगा सार्वजनिक, दूसरा हो जाएगा निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक, ये क्षेत्रक से संबंधित है। फिर है अगला प्रश्न 22 नंबर, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु दर कम इसलिए है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो अच्छे से बच्चों की देख रेख भी करते हैं, इसीलिए वहां पर सबसे कम बच्चे मरते हैं। शिशु दर क्या होता है? तो एक साल में प्रत्येक 1000 बच्चे पर जो 1 साल से छोटे की मृत्यु हो जाती है उसे शिशु दर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न का, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो चावल की खेती जून जुलाई में की जाती है और इसको अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है। धान को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। धान को कम से कम 100 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। इसमें इसके देख रेख भी बहुत ही अनिवार्य है। इसमें जिंक की कमी से खैरा नामक रोग हो जाता है, जिसको जिंक पूर्ति कराने पर इस रोग को नष्ट किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है अथवा में, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। तो भारत में लौह अयस्क में सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादित करने वाला राज्य है झारखंड। फिर अगला प्रश्न है 25 नंबर, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो वह देश जो अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है उसको विकसित देश की श्रेणी में रखा गया है। विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 49,000 डॉलर होते हैं। विकसित देश की श्रेणी में अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड आदि देश आते हैं। विकसित देशों में जनसंख्या कम रहती है और जनसंख्या कम रहेंगे तो हमेशा अमीर रहेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? भारत मेरे गांव में ज्यादा है। शांत रहो। देखिए प्रश्न नंबर है अथवा में दिया उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 26 नंबर, मृदा अपरदन से अभिप्राय क्या है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो मिट्टी का टूटना फूटना ही मृदा अपरदन कहलाता है, या मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा को निम्न तरीके से रोका जा सकता है, जैसे खेतों में चारों तरफ मेड़ बांधकर, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर, खेतों को समतल कराकर,
अगर खेत ढालदार है तो जो ऊंचाई पर होती मिट्टी नीचे ढाल तरफ बह जाती है। ये मिट्टी की कटाव को ये मृदा अपरदन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है? तो भारत में सबसे ज्यादा परिवहन से ही आय की प्राप्ति होती है सरकार को। परिवहन के अंतर्गत रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, ट्रक ये सब आते हैं। फिर अगला प्रश्न है 27 नंबर, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो उपभोक्ता कहते किसे हैं? वह व्यक्ति जो अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अथवा में है, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अनेक बैंकों को मुद्रण प्रदान करता है। यह बैंक सभी बैंकों का प्रमुख है। सभी बैंकों में ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है मानचित्र संबंधी। भारत का कोई एक पतन बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है। अब पश्चिमी तट आप लोग समझ सकते हैं इधर, ठीक, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो भारत का एक बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। ये देखिए बंदरगाह है यहाँ पास। तो दक्षिणी गोवा में एक बंदरगाह स्थित है, मुरगांव। मुरगांव बंदरगाह जो दक्षिणी गोवा में स्थित है। ये गोवा है ना छोटा सा, इसकी विशेषता क्या है? गोवा के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है वह इलाहाबाद मुंबई रेलवे मार्ग चिन्ह द्वारा कोई एक स्टेशन के नाम सहित, ठीक। तो मुंबई जो है, मुंबई और प्रयागराज, तो इलाहाबाद ये है। तो इलाहाबाद से होते हुए इधर जाएगी गाड़ी। फिर इधर ये सतना, तो आप लोग इधर लिख सकते हो सतना, इटारसी, ये सब होते हुए महाराष्ट्र जाती है। ये इधर गाड़ी आती है महाराष्ट्र मुंबई में, इधर से ये है। आप लोग इस तरह बनाना पड़ेगा लाइन, रेल लाइन। फिर अगला प्रश्न है कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो कोयला सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है भारत के झारखंड राज्य में। तो हम क्या लिख देंगे? झारखंड। फिर अगला प्रश्न है डल झील चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। धन्यवाद।